आज हम लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 अभ्यास पेपर प्रथम विषय विज्ञान के कक्षा 10 के 60 प्रश्न उत्तरों को समझेंगे। पहला प्रश्न है, उस प्रक्रम का नाम बताइए जिसमें एक ठोस पदार्थ गर्म करने पर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। पहला उत्तर है अपकेंद्रीकरण, दूसरा है वाष्पीकरण, तीसरा है संगलन, चौथा है आसवन। तो इसका जो सही आंसर है संगलन, इसको गलन भी कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, उपरोक्त आवर्त सारणी में दिखाए गए तत्वों के धात्विक गुणधर्म का सही क्रम है। इसके 4 उत्तर नीचे दिए गए हैं। आवर्त सारणी में धात्विक गुण दाएं से बाएं चलने पर घटता है, जबकि ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। दाएं से बाएं चलने पर घटता है तो पोटेशियम का मैग्नीशियम से ज़्यादा होना चाहिए, के का Mg से ज़्यादा होना चाहिए, और बोरोन और एल्यूमिनियम का इन दोनों से कम होना चाहिए। और ऊपर से नीचे बात करें, धात्विक गुण बढ़ता है तो फिर एल्यूमिनियम का बोरोन से ज़्यादा होना चाहिए, बोरोन का कम होना चाहिए। इस हिसाब से जो हमारा आंसर है वो पहला सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सोडा अम्ल अग्निशामक में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग होता है क्योंकि जब यह एक अम्ल के संपर्क में आता है तो उत्पन्न करता है। 4 उत्तर है हाइड्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, चौथा है ऑक्सीजन गैस। तो इसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सोडा अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 से मिलकर बना होता है। जब ये दोनों संपर्क में आते हैं तो CO2 गैस उत्पन्न करते हैं, जो कि आग के चारों ओर एक आवरण बना लेती है, जिससे ऑक्सीजन की आवक बंद हो जाती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगला प्रश्न है, अभिक्रिया CuO प्लस H2 एरो Cu प्लस H2O में ऑक्सीकृत और अपचयित पदार्थ क्रमशः है। 4 उत्तर हैं इसके। पहला है CuO तथा H2O, दूसरा है H2 तथा CuO, तीसरा है CuO तथा H2, चौथा है CO तथा H2। तो इसमें ऑक्सीकृत और अपचयित पदार्थ पूछ रहा है। ऑक्सीकृत पदार्थ वह पदार्थ होते हैं जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, अपचयित होने वाले पदार्थ वह पदार्थ होते हैं जिसमें से ऑक्सीजन हटता है। तो इसका सही आंसर है H2 तथा CuO। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5वां है, बादल के परिक्षिप्त प्रावस्था एवं प्रक्षेपण माध्यम है। देखिए, जिस प्रकार विलय और विलायक 2 घटकों से मिलकर बना होता है, उसी प्रकार कॉलोडी विलयन भी 2 अवस्थाओं से मिलकर बने होते हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम। यहाँ पर परिक्षिप्त प्रावस्था विलय के समान होती है और प्रक्षेपण माध्यम विलायक के समान होता है। बादलों में द्रव के कण गैस के अंदर प्रक्षिप्त रहते हैं, तो इसका सही उत्तर है वो है दूसरा, परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव होगी तथा प्रक्षेपण माध्यम गैस होगी। अगला प्रश्न है 6वें नंबर का, पदार्थ के एक मोल में उतने ही परमाणु अणु या आयन होते हैं जितने परमाणु। तो इसका सही उत्तर है दूसरे नंबर का, इसका सही उत्तर है तीसरे नंबर का 12 C के 12 ग्राम में, कार्बन 12 के 12 ग्राम में। अगला प्रश्न है, X, Y एवं Z तत्वों की परमाणु संख्या क्रमशः 8, 12 एवं 17 है। निम्न में से तत्व एक ही आवर्त के हैं।
पहला एक्स एवं वाई, दूसरा है जेड एवं एक्स, तीसरा है वाई एवं जेड, चौथा है एक्स वाई एवं जेड। यहाँ देखें जो पहली परमाणु संख्या हमको दी है 8, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखें हम तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन गए, बचे वो दूसरी कक्षा में चले गए। दूसरा तत्व है वाई, उसकी परमाणु संख्या 12 दी है, पहली कक्षा में 2 गए क्योंकि पहली कक्षा में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, दूसरी में 8, अब बचे कितने 2, को तीसरी कक्षा में चले गए। अगली परमाणु संख्या है 17, इसमें देखें पहली में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 7। इन तीनों ही तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो पहले तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कक्षाओं की संख्या 2 है, जबकि बाकी के दोनों तत्व 12 और 17 में इनकी परमाणु संख्या 12 और 17 है। उनमें कक्षाओं की संख्या 1, 2, 3, इसमें भी 1, 2, 3। अतः इसका जो सही आंसर है वो होगा वाई एवं जेड तीसरे नंबर का, क्योंकि इनमें कक्षों की संख्या बराबर है, अतः ये दोनों तत्व एक ही आवर्त में होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अपक्रिया संकलन अपक्रिया है? पहला है ब्रोमीन की सूर्य के प्रकाश में एथेन CH3 के साथ, दूसरा है सांद्र H2SO4 की एथेनॉल CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH के साथ, तीसरा है हाइड्रोजन ब्रोमाइड की प्रोपीन CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 के साथ, चौथा है एथेनोइक अम्ल CH3COOH की सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एथेनॉल CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH के साथ। जो इसका सही आंसर है वो है तीसरे नंबर का, क्योंकि संकलन अपक्रिया एक ऐसी अपक्रिया है जिसमें योग होता है, अर्थात जब एक यौगिक दूसरे यौगिक से क्रिया करता है तो वो आपस में जुड़ जाते हैं। यह क्रिया अधिकतर असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों में होती है, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है। इन चारों ही ऑप्शनों में तीसरा ऑप्शन में केवल कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध है, अतः इसका यही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त का तत्व M ऑक्सीजन के साथ मिलकर M2O3 ऑक्साइड बनाता है। M क्या है? पहला है सोडियम, दूसरा है कैल्शियम, तीसरा है एल्यूमिनियम, चौथा है सिलिकॉन। तो इसका जो सही आंसर है वो है एल्यूमिनियम। ये अगला प्रश्न देखते हैं 10वें नंबर का। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं का अनुपात द्रव्यमान के रूप में है। इसमें देखें हाइड्रोजन की परमाणु संख्या होती है वो 2 होती है और सल्फर की जो परमाणु संख्या होती है वो 32 होती है। सॉरी, द्रव्यमान संख्या। अब हम इनका अनुपात देखें तो 2 एकम 2 और 32 16 से कट गया तो कितना आ गया 1:16। तो इसका सही आंसर होगा दूसरे नंबर का 1:16। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 11वें नंबर का। कम सक्रियता के धातुओं के ऑक्साइडों के कोक के द्वारा अपचयन में एक गैस उपोत्पाद के रूप में निकलती है। निःश्वसन करने पर यह गैस बहुत अधिक विषैली होती है। यह कौन सी गैस है? पहला है SO2, दूसरा है NO2, तीसरा है H2S, चौथा है CO। इसका जो सही आंसर है वो है चौथा कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए इसमें कोक कह रहा है और कोक का निर्माण कार्बन से होता है। बाकी सभी आंसरों में
सिर्फ चौथे में ही सी कार्बन पाया जा रहा है, अन्य किसी ऑप्शन में सी नहीं है, तो इसका आंसर चौथा सही है। अगला प्रश्न है 12वें नंबर का, परमाणु के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या कम परमाणु संख्या लेस देन द्रव्यमान संख्या। दूसरा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु संख्या लेस देन द्रव्यमान संख्या। तीसरा आंसर है इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर न्यूट्रॉनों की संख्या लेस देन परमाणु संख्या लेस देन द्रव्यमान संख्या। चौथा है न्यूट्रॉनों की संख्या लेस देन प्रोटॉनों की संख्या लेस देन परमाणु की संख्या लेस देन द्रव्यमान संख्या। तो देखिए इसमें परमाणु के लिए कथन पूछ रहा है। अगर कोई एक उदाहरण ले लें हम, जैसे कार्बन ले लें, कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है और द्रव्यमान संख्या जस्ट डबल 12 होती है। कार्बन की द्रव्यमान परमाणु संख्या अगर 6 है तो इसका मतलब इसके नाभिक में अगर इस पर कोई आवेश नहीं है तो उस स्थिति में 6 ही इसके अंदर प्रोटॉन है और 6 ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। इस हिसाब से देखें हम तो दूसरा ऑप्शन है इसका प्रश्न नंबर 12 का वो सही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। यहाँ पर कार्बन के हिसाब से देखें तो कार्बन में प्रोटॉन की संख्या 6 है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 6 है। फिर कह रहा है परमाणु संख्या, परमाणु की संख्या कार्बन की 6 है लेस देन द्रव्यमान संख्या। तो यहाँ पर देखें द्रव्यमान संख्या 12 है जो कि परमाणु संख्या से ज़्यादा है, तो इसका जो सही आंसर है वो दूसरे नंबर का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विस्थापन अपक्रिया है? पहला है Hg+CuSO4, दूसरा है Au + AgNO3, तीसरा है Zn + FeSO4, चौथा है Fe+ZnSO4। तो जो इसका सही आंसर है वो है तीसरे नंबर का Zn + FeSO4, क्योंकि यहाँ पर Zn अधिक सक्रिय क्रियाशील तत्व है जबकि Fe कम क्रियाशील तत्व है, इसलिए Zn FeSO4 में से Fe को विस्थापित कर देगा और उसकी जगह स्वयं ले लेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 14वें नंबर का। दो पदार्थ P एवं Q आपस में अपक्रिया करके एवं मीठी गंध वाले पदार्थ R बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही विकल्प है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 14वें नंबर का एस्टी कण, क्योंकि एस्टी कण अपक्रिया के द्वारा ही मीठी गंध वाले पदार्थ प्राप्त होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 15वें नंबर का। जब ताज़ा दूध दही में परिवर्तित हो जाता है तो इसकी पीएच पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखो दही एक खट्टा पदार्थ होता है और दूध का पीएच लगभग 6 होता है, और खट्टे पदार्थों में ज़्यादातर अम्ल पाया जाता है। इसका मतलब अम्लों की पीएच होती है वो 7 से कम होती है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो है कम हो जाती है, उत्तर नंबर 1। अगला प्रश्न है 16वें नंबर का। सोडियम क्लोराइड NaCl का जलीय विलयन सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के जलीय विलयन से अपक्रिया करता है। यह अपक्रिया निम्नलिखित में से किस प्रकार की अपक्रियाओं से संबंधित है? पहला है द्विविस्थापन अपक्रिया, दूसरा है विस्थापन अपक्रिया, तीसरा है अपक्षेपण अपक्रिया, चौथा है वियोजन अपक्रिया। उसके बाद इनमें दिया है पहला आंसर सही है, पहले में जो आंसर है वो है पहला और तीसरा। दूसरा है उसमें दिया है दूसरा और चौथा। तीसरे आंसर में दिया है पहली और चौथी अपक्रिया सही है। चौथे में दिया है तीसरी और चौथी अपक्रिया सही है। चलिए देखते हैं प्रश्न में यह है कि सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन NaCl एवं सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन सिल्वर नाइट्रेट AgNO3
NO3। इन दोनों का जलीय घोल है। अगर ये आपस में क्रिया करते हैं तो कौन सी अपक्रिया प्राप्त होती है, कौन सी अपक्रिया? तो इसमें हम देखें, जलीय घोल में कोई भी यौगिक अपने आयनों में टूट जाता है। NaCl Na++ Cl ऋण आयन में टूटेगा। इसी प्रकार Ag है वो Ag+ में और Na3 नेगेटिव आयन में टूटेगा। यह दोनों ही आपस में विपरीत आवेश वाले आयन क्रिया कर लेंगे। NaNO3 से क्रिया कर लेगा, NaNO3 बनाएगा। AgCl से क्रिया कर लेगा, AgCl बनाएगा। तो यह अपक्रिया में आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। तो मतलब यह एक द्विविस्थापन अपक्रिया है, क्योंकि द्विविस्थापन अपक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है। दूसरा, जब NaCl की क्रिया AgNO3 से कराई जाती है तो AgCl अवक्षेप प्राप्त होता है। अवक्षेप का मतलब होता है ऐसा पदार्थ जो अविलय है, पानी में घुलता नहीं है। अविलय या अवक्षेप चिन्ह अपक्रियाओं में प्राप्त होते हैं, उनको अवक्षेपण अपक्रिया बोलते हैं। तो इनमें दो क्रियाएं हो रही हैं। जब NaCl AgNO3 से क्रिया कर रहा है तो द्विविस्थापन अपक्रिया भी हो रही है और अपक्षेपण अपक्रिया भी हो रही है। इसके हिसाब से जो आंसर होगा वो पहला सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 17वें नंबर का। आलू के चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है जिससे कि ना हो। पहला उत्तर है जंग लगना, दूसरा है विकृत गंधी, तीसरा है अपचयन, चौथा है वियोजन। का जो सही आंसर है वो है विकृत गंधी। प्रश्न नंबर 18, दो अलग अलग ऑक्साइड P एवं Q की अपक्रियाएं निम्नलिखित हैं। पहला है PaCl से अपक्रिया करता है परंतु NaOH से नहीं करता। दूसरा है QaCl एवं NaOH दोनों से अपक्रिया करता है। उपरोक्त अपक्रिया के आधार पर कौन सा कथन सही है? पहला उत्तर है P उदासीन है एवं Q क्षारक है। दूसरा है P उभयधर्मी है एवं Q अम्लीय है। तीसरा है P अम्लीय है एवं Q क्षारक है। चौथा है P क्षारक एवं Q उभयधर्मी है। तो देखिए इसमें P एवं Q दो अलग अलग ऑक्साइड है। अगर पहले में दिया है कि PaCl से अपक्रिया करता है परंतु NaOH से नहीं, इसमें जो HCl है वो अम्ल है, NaOH क्षार है। अगर PaCl से क्रिया करता है, HCl अम्ल है तो P अम्ल तो हो नहीं सकता, क्षार होगा। दूसरा है QaCl एवं NaOH दोनों से अपक्रिया करता है, तो जो उदासीन पदार्थ होते हैं वो अम्ल एवं क्षार दोनों से अपक्रिया करते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 4वें नंबर का P क्षारक है एवं Q उभयधर्मी है। चलिए 19वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, R एक सफेद पदार्थ है जो कि केक बनाने में उपयोग किया जाता है। गर्म करने पर यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल वाष्प एवं एक सफेद ठोस पदार्थ गैस देता है जो क्षारक प्रकृति का है। R और S की पहचान कीजिए। केक बनाने में उपयोग होने वाला पदार्थ बेकिंग सोडा होता है, जिसे अपन खाने का सोडा भी बोलते हैं। उसका सूत्र NaSCO3 होता है। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से केवल दूसरे ऑप्शन में NaOH दिया है, तो इसका मतलब अपना ये दूसरा वाला आंसर सही है। हालांकि मैं सबके आंसर डिटेल में दे सकता हूँ, लेकिन इसमें 60 प्रश्न है और 60 प्रश्नों का बहुत ही डिटेल में आंसर देने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, बहुत लंबा वीडियो खिंच जाएगा। इसलिए मैं शॉर्ट ट्रिक माध्यम से आंसर दे रहा हूँ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 20वें नंबर का। जल के एक मूल में परमाणुओं की संख्या होती है। कोई भी पदार्थ हो
उसका अगर एक मोल दिया है तो उसमें जो परमाणु की संख्या होती है वो होती है 6.022 इंटू 10⁻23। तो 20वें नंबर का जो आंसर है 20वें क्वेश्चन का वो पहला वाला सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 21वें नंबर का। अत्यंत विषैली गैस ओजोन को आवश्यक माना जाता है क्योंकि यह पहला है हमें वायुमंडल की ऊपरी सतह पर यूवी पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। दूसरा है श्वसन के लिए विघटित होकर ऑक्सीजन प्रदान करती है। तीसरा है पादपों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में सहायता करती है। चौथा है प्रशीतकों रेफ्रिजरेटरों में प्रयोग की जाती है। उत्तर है हमें वायुमंडल के ऊपरी स्तर पर यूवी पराबैंगनी किरणों से रक्षा प्रदान करती है। 22वां प्रश्न है रहमान ने 2 परगनलियों में ताज़ा तैयार चूने का पानी लिया और इन पर का और खा चिन्हित किया। उसने का में स्ट्रो तरल पदार्थ पीने की नली द्वारा मुंह से हवा फूकी और खा को उसी तरह रहने दिया। कुछ मिनटों के पश्चात का के चूने का पानी दूधिया हो जाता है। इस क्रिया के द्वारा रहमान यह प्रदर्शित करता है कि पहला है निःश्वसित वायु में ऑक्सीजन नहीं होती। दूसरा है चूने के पानी में ऑक्सीजन नहीं होती। तीसरा है निःश्वसित वायु में ऑक्सीजन होती है। चौथा है निःश्वसित वायु में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। देखिए इसमें रहमान के पास 2 परगनली हैं। उसने दोनों में ही चूने का पानी लिया है। एक को उसने का नाम दिया है, दूसरे को खा दिया है, का और खा। दूसरी परगनली है अपनी खा। पहली परगनली जो है का, उसने उसमें मुंह से हवा भरी। दूसरी में उसने खा में कुछ नहीं किया, उसको ऐसे ही रहने दिया। जब हम मुंह से हवा बाहर निकालते हैं तो जो हवा आती है उसमें हमारी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जैसे ही का परगनली में रखा हुए चूने के पानी में CO2 गैस जाती है, तुरंत कैल्शियम कार्बोनेट नामक एक दूधिया कलर का पदार्थ बन जाता है, जिसके कारण विलयन का रंग दूधिया हो जाता है। अतः प्रश्न नंबर 22 का 4वें नंबर का आंसर है वो हमारा सही है। निःश्वसित वायु में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अगला प्रश्न है 23वें नंबर का। हमारे मुख में जो तरल स्रावित होता है और भोजन में मिलकर उसे चिकना व आसानी से निगलने वाला बना देता है वह है पहला है जठर रस, दूसरा है हार्मोन, तीसरा है लार, चौथा है पित्तरस। तो देखिए इसका आंसर है लार। 24वें नंबर का अग्नाशयी पैनक्रियाटिक अग्नाशिक पैनक्रियाटिक एंजाइम की पहचान कीजिए जो प्रोटीन के पाचन में सहायक है। इसका आंसर है वो ट्रिप्सिन। प्रश्न देखते हैं 25वें नंबर का। मनुष्य का सामान्य प्रकुंचन तथा अनुस्थलन दाब क्रमशः है। पहला है 100 मिलीमीटर Hg तथा 60 मिलीमीटर Hg। दूसरा 80 mm Hg तथा 120 mm Hg। तीसरा है 60 mm Hg तथा 100 mm Hg। चौथा 120 mm Hg तथा 80 mm Hg। देखिए मनुष्य का सामान्य प्रकुंचन तथा अनुस्थलन दाब, इसको हम BP कहते हैं, ब्लड प्रेशर। जब हमारा हृदय सिकुड़ता है तो उसको अवस्था को हम प्रकुंचन कहते हैं तथा जब हमारा हृदय फैलता है तो उसको अनुस्थलन कहते हैं। इन कंडीशनों में, दोनों स्थितियों में हमारा जो ब्लड है वो हमारी नसों पर एक दबाव डालता है, उसको हम BP कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। जो हमारा संकुचन अवस्था में ब्लड प्रेशर होता है वो 120 mm Hg होता है तथा अनुशीतलन अवस्था में होता है वो 80 mm Hg होता है। तो प्रश्न नंबर 25वें का जो आंसर है वो 74वें नंबर का सही है, 120 mm Hg तथा 80 mm Hg। अगला प्रश्न है 26वें नंबर का। गमले में लगे पौधे की समस्त पत्तियों की दोनों सतहों पर वैसलीन लगाने पर
निम्न में से कौन सी प्रक्रियाएं प्रभावित होंगी? का है श्वसन, खा है प्रकाश संश्लेषण, का है उत्सर्जन और घा है बाष्पोत्सर्जन। पत्तियों की दोनों सतहों पर वैसलीन लगाने से ये चारों क्रिया ही प्रभावित होंगी, इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो है 4वें नंबर का उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 है। सामान्यतः पादप दिन के समय ऑक्सीजन तथा रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित करते हैं। इसका कारण है, पहला है पादप रात्रि के समय श्वसन नहीं करते पर दिन में श्वसन करते हैं। पादप दिन में श्वसन की तुलना में प्रकाश संश्लेषण तीव्र गति से करते हैं जबकि रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। तीसरा है पादप दिन के समय श्वसन नहीं करते पर रात में श्वसन करते हैं। चौथा है पादप दिन तथा रात दोनों समय प्रकाश संश्लेषण की तुलना में श्वसन तीव्र गति से करते हैं। देखिए इसका जो आंसर है वो दूसरे नंबर का सही है। पादप दिन में श्वसन की तुलना में प्रकाश संश्लेषण तीव्र गति से करते हैं जबकि रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश आवश्यक है। प्रकाश आवश्यक है। अगला प्रश्न देखते हैं 28वें नंबर का। क्या होता है जब सूक्ष्म जैविकीय संक्रमण के कारण जाइलम पोत, जाइलम बेसलज और पादप की वाहिकाएं अवरुद्ध हो जाती हैं? इसके 4 उत्तर दिए हैं। भोजन का पत्तियों से जड़ के लिए स्थानांतरण नहीं हो पाता। दूसरा है भोजन का जड़ से पत्तियों के लिए स्थानांतरण नहीं हो पाता। तीसरा है जल का जड़ से पत्तियों के ऊपर की तरफ गति नहीं हो पाती। चौथा है जल की गति प्रभावित नहीं होती। तो इसका सही आंसर है वो है हमारा 3 नंबर का, जल का जड़ से पत्तियों के ऊपर की तरफ गति नहीं हो पाती, क्योंकि जाइलम ऊतक जड़ से जल का वहन पौधों के विभिन्न भागों में करने का कार्य करता है। अगर जाइलम सूक्ष्म जैविकीय संक्रमण से प्रभावित हुआ है तो जल का जड़ से पत्तियों तक गमन भी प्रभावित होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो 3 नंबर का है। अगला प्रश्न है 29वें नंबर का। साधारण सपाट एपिथेलियम जिसकी झिल्ली वर्णात्मक पारगम में, पहला आंसर दिया है चपटी एपिथेलियम, दूसरा ग्रंथिल एपिथेलियम, तीसरा है पश्चमावी एपिथेलियम, चौथा है घनाकार एपिथेलियम। तो इसका जो सही आंसर है वो है पहला वाला चपटी एपिथेलियम। प्रश्न नंबर 3 है। मनुष्य में निषेचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पहला है नर तथा मादा जनन कोशिकाएं आपस में मिलती हैं। दूसरा है युग्मनज गर्भाशय भित्ति के साथ जुड़ता है। तीसरा है मादा बच्चे को जन्म देती है। चौथा है अंडाशय से अंडा विमुक्त होता है। तो देखिए निषेचन अभिक्रिया में नर तथा मादा दोनों जनन अभिक्रियाएं आपस में मिलती हैं। यह आंसर सही है। नर तथा मादा युग्मक के मिलने की क्रिया होती है उसको हम निषेचन बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 31वें नंबर का। प्रश्न है एक पारितंत्र में अपघटक का चयन करें। पहला है गिद्ध, दूसरा है सिंह, तीसरा है कपक, चौथा है दीमक। आंसर है वो है 30वें नंबर का कपक। अगला प्रश्न देखते हैं 32। टिहरी तथा अलमती जैसे अनेक बांधों की ऊंचाई बढ़ाने के अनेक प्रयास किए गए। निम्नलिखित में से उन सभी कथनों का चयन कीजिए जो बांधों की ऊंचाई बढ़ाने का परिणाम हो सकते हैं। पहला उत्तर दिया है क्षेत्र के स्थलीय वनस्पति तथा जीव जंतु पूर्णतः नष्ट हो जाएंगे। दूसरा है दिया है क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति एवं घरेलू जानवरों का विस्थापन होगा। तीसरा है वनों का कटाव और चौथा है क्षेत्र प्रदूषित हो सकता है। तो इन 4 उत्तरों में से कौन से उत्तर सही है उनकी हमको पहचान करनी है। तो प्रश्न नंबर 32वें का दूसरे नंबर का आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न 33वें नंबर का है। चिपको आंदोलन से कौन महत्वपूर्ण संदेश संप्रेषित किया गया? पहला है वन संरक्षण प्रयासों में समुदाय को सम्मिलित करना। दूसरा है वन संरक्षण प्रयासों में समुदाय को उपेक्षित करना।
तीसरा है विकास क्रियाकलापों के लिए वनों का उन्मूलन। चौथा है वनों से पेड़ों के कटने के लिए सरकारी प्रतिष्ठानों को निर्विवाद अधिकार, पूर्ण अधिकार। प्रश्न नंबर 33 है, उसका पहला आंसर सही है। वन संरक्षण प्रयासों में समुदायों को सम्मिलित करना। चिपको आंदोलन वनों के संरक्षण से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं 34वें नंबर का। निम्न आरेख मनुष्य में लिंग निर्धारण का प्रारूप दर्शाता है। इसमें एक चित्र दिया है, उसमें उन्होंने पूछा है संतति नंबर 1 और 4 का लिंग पूछा है। इसमें पहला उत्तर कह रहा है दोनों लड़के, दूसरा कह रहा है दोनों लड़कियां, तीसरा पहला लड़का चौथा लड़की, चौथा है पहला लड़की और चौथा लड़का। देखिए, जो गुणसूत्र होते हैं पुरुष या मेल में X और Y पाया जाता है, जबकि स्त्री फीमेल में X और X पाया जाता है। संतति नंबर 1 और 4 में हमको पूछा है, तो देखते हैं। संतति नंबर 1 में यहाँ से एक गुणसूत्र यहाँ से आ रहा है, ये वाला X, और दूसरा ये फीमेल जोड़े से आ रहा है, और एक X गुणसूत्र मेल जोड़े से आ रहा है। क्योंकि संतानों के निर्धारण के समय जो गुणसूत्र होते हैं वो आधे आधे भाग लेते हैं। तो इसमें देखें संतति नंबर 1 में X और X, तो ये जो संतति नंबर 1 होगी वो लड़की होगी, और दूसरे नंबर का देखें हम संतति नंबर 4वें नंबर का है, तो उसमें एक तो ये यहाँ से X गुणसूत्र आ रहा है और दूसरा यहाँ से Y गुणसूत्र आ रहा है, X और Y। संतति नंबर 4 होगी, वो लड़का होगा। इस हिसाब से जो हमारा आंसर होगा वो चौथा सही होगा, एक लड़की और 4वें नंबर का लड़का। अगला प्रश्न देखते हैं 35वें नंबर का। चित्र में दिखाए जंतु के लक्षणों का परीक्षण करके इसका वर्ग चुनिए। पहला है काइनोडर्मेटा, दूसरा है एनिलिडा, तीसरा है आर्थ्रोपोडा, चौथा है पॉरीफेरा। चित्र में जो जीव हमको दिखाई दे रहा है उसे हम सेंटीपीड कहते हैं। इसमें बहुत सारे पैर दिए हैं और खंड भी हैं। जिस जीव के शरीर में बहुत सारे खंड होते हैं और उन खंडों में जोड़ों में पैर पाए जाते हैं, जोड़ियों में, वह आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु होते हैं। अतः इसका जो सही आंसर है वो है तीसरे नंबर का आर्थ्रोपोडा। प्रश्न नंबर 36 है, और वर्ग के संदर्भ में सही कथन को बताएं। पहला है, और वर्ग व्यावसायिक तौर पर निर्मित पौधों के पोषक तत्व हैं जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की आपूर्ति करते हैं। दूसरा है, और वर्गों में उच्च मात्रा में जैविक पदार्थ और न्यून मात्रा में पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। और तीसरे नंबर का है, यह रेतीली मृदा की जल धारण करने की क्षमता को बढ़ाता है। चौथा, यह उत्तम वनस्पतिक वृद्धि को सुनिश्चित करता है। यह स्वास्थ्य पौधों को उन्नति प्रदान करता है। देखिए, इसमें पहला आंसर है, और वर्ग व्यावसायिक तौर पर निर्मित पौधों के पोषक तत्व हैं जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की आपूर्ति करते हैं। यह बिल्कुल आंसर इसका सही है। दूसरा जो दिया है, और वर्गों में उच्च मात्रा में जैविक पदार्थ और न्यून मात्रा में पोषक तत्व, ये गलत है, ये हो नहीं सकता, क्योंकि पोषक तत्व कम मात्रा में तो हो ही नहीं सकते। तीसरा है, यह रेतीली मृदा की जल धारण करने की क्षमता को बढ़ाता है, तो ऐसा भी नहीं है, ये भी बिल्कुल गलत है तीसरे नंबर का। चौथे नंबर का है, यह उत्तम वानस्पतिक वृद्धि को सुनिश्चित करता है, यह सही है। तो इस हिसाब से 36वें नंबर का जो प्रश्न है उसका जो सही उत्तर है वो है हमारा तीसरे नंबर का पहला और चौथा, इसका आंसर सही है। चलिए 37वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। 37वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ
विभिन्न जंतुओं के अंतःकंकाल तथा बाह्य कंकाल का निर्माण करता है। पहला है नाइट्रोजन लवण, दूसरा है मैग्नीशियम लवण, तीसरा है सल्फर लवण, चौथा है कार्बोनेट लवण। तो इसका जो सही आंसर है वो है चौथा, कार्बोनेट के लवण। कार्बोनेट के लवण ही कठोर अंतःकंकाल तथा बाह्य कंकाल का निर्माण करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 38वें नंबर का। जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? पहला दिया है किसी क्षेत्र में उपस्थित पादपों तथा जंतुओं की विभिन्न प्रजातियों का घोतक है। दूसरा दिया है इसमें किसी क्षेत्र में केवल वन जंतुओं की उपस्थिति का घोतक है। तीसरा है किसी क्षेत्र में केवल पादपों की उपस्थिति का घोतक है। चौथा है किसी विशेष क्षेत्र में उपलब्ध खनिज संसाधनों का घोतक है। देखिए जैव विविधता के अंदर पेड़ पौधे जीव जंतु दोनों ही आ जाते हैं। तो इसका जो पहला आंसर है वो हमारा सही है, किसी क्षेत्र में उपस्थित पादपों तथा जंतुओं की विभिन्न प्रजातियों का घोतक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 39वें नंबर का। एक गांव में स्वच्छ सुरक्षित पेयजल की कमी है। इस गांव में निम्नलिखित में से किस रोग के फैलने की संभावना रहती है? पहला है चिकनगुनिया, दूसरा मलेरिया, तीसरा इन्फ्लुएंजा, चौथा हैजा। तो देखिए जहाँ पर पानी प्रदूषित होता है वहाँ सबसे ज़्यादा फैलने की जो परेशानी रहती है, सबसे ज़्यादा रोग फैलता है वो है हमारा हैजा। तो इसका सही आंसर है हैजा। अगला प्रश्न है 40वां। अधिकांश पादप पशुओं के लिए आहार चारे का कार्य करते हैं। निम्नलिखित में से सामान्य चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है मूंगफली, सेम, बरसीम, चना। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा बरसीम। बरसीम का उपयोग अधिकतर पशु आहार के रूप में आहार या चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है 41। चित्र में दर्शाए अनुसार एक क्षैतिज सतह x y, क्षैतिज सतह x और y, ये वाली सतह पर रखे एक घर्षण रहित द्विआनत तल AOB, घर्षण रहित द्विआनत तल AOB, ऐसे AOB, ठीक है। पर विचार करें कांच की गोली आनत तल OA, यहाँ से कांच की गोली यहाँ से ऐसे के बिंदु P से छोड़ी जाती है, यहाँ से छोड़ी जाती है कांच की गोली, और यह तल OB पर, OB मतलब इस पर, यह यहाँ से इस पर H ऊंचाई तक जाती है। ये H ऊंचाई दी है इसमें, तो H ऊंचाई यहाँ तक जाती है, यहाँ तक। अब तल OB को पहले OC तक तथा इसके बाद OT के अनुदिश झुकाया जाता है और गोली को पुनः उसी ऊंचाई से छोड़ा जाता है। अब ये कह रहे हैं कि हमने जो OB तल है उसको झुकाया और OC कर दिया, द्वारा से उसको OD कर दिया, तो क्या फर्क पड़ेगा? गोली को पुनः उसी ऊंचाई से छोड़ा जाता है तो उस पर क्या फर्क पड़ेगा? इसमें इसके 4 उत्तर दिए हैं। पहला है तल की OB स्थिति में अधिकतम है। वो ये कह रहे हैं जो ऊंचाई है, अगर गोली को P बिंदु से छोड़ा जाता है, P बिंदु से छोड़ा जाता है, तो जो OB तल पे जो ऊंचाई है वो OB स्थिति में अधिकतम है। दूसरा तल की OC स्थिति में अधिकतम है। तीसरा तल की OD स्थिति में अधिकतम है और चौथा तल की सभी स्थितियों में समान है। देखिए इसका जो आंसर होगा वो चौथे नंबर का हमारा सही होगा, तल की सभी स्थितियों में समान है, क्योंकि गोली का जो द्रव्यमान है वो निश्चित है। गोली है उसका द्रव्यमान निश्चित है, बदला नहीं है। तो गोली चाहे तल को OB से OC या OD तीनों ही स्थिति में जो ऊंचाई रहेगी वो समान ही रहेगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 42वें नंबर का। एक दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को कोई डॉक्टर -2.5 D का मतलब होता है डायोप्टर क्षमता का लेंस निर्धारित करता है। इस लेंस का प्रकार तथा फोकस दूरी होगी। देखिए जो हमें
2.5D क्षमता दिया है, वो हमको लेंस की क्षमता दी है। लेंस की क्षमता को P से दर्शाते हैं। ये हमें दी है -2.5 डायोप्टर, और लेंस की हमें फोकस दूरी f इसमें पूछी है। तो लेंस की क्षमता का जो सूत्र होता है वो होता है P बराबर 1/f, यहाँ f होता है वो मीटर में होता है। अब अगर हम यहाँ P की जगह P बराबर 1/f, P दिया है हमें -2.5 बराबर 1/f, f पूछा है हमको, f है अपना यहाँ मीटर में, तो f इधर ले लेंगे और 1 के नीचे आ जाएगा -2.5। पॉइंट हटाने पर यहाँ एक 0 बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा 10/-25। एक पॉइंट रख के यहाँ एक और 0 बढ़ा दें, 25 का 100 से 4 बार कट जाता है हमारा, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 0.4 -0.4। चलिए, तो हमारा जो हल करने पर जो आंसर आया है बराबर -0.4, ये हमारा जो फोकस दूरी है वो मीटर में आई। इसको सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे। 100 से गुणा करने पर 100 में से एक 0 में से पॉइंट हट जाएगा, बाकी का एक 0 40 4 के पीछे आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, और निशान माइनस का ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे सभी ऑप्शनों में दिया है अवतल लेंस, उत्तल लेंस 40, दो में एक तो अवतल -40 सेंटीमीटर और दूसरा दिया है अवतल -25 सेंटीमीटर। तो देखिए, इसमें जो फोकस दूरी हमारी माइनस में आई है, और अवतल लेंस की ही फोकस दूरी माइनस में होती है, उत्तल की प्लस में होती है। तो इसका जो आंसर है हमारा पहला सही है, अवतल लेंस -40 सेंटीमीटर, क्योंकि माइनस में फोकस दूरी आई है उत्तर में, तो माइनस में फोकस दूरी केवल अवतल लेंस में होती है। चलिए अगला प्रश्न 43वें नंबर का देखते हैं हम। 43वें नंबर का प्रश्न है, एक बेलनाकार चालक का प्रतिरोध 18 ओम है, इसे 3 बराबर भागों में काटा जाता है। यदि इन 3 भागों को पार्श्व क्रम में जोड़ा जाए तो इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होगा। इसके लिए हम जो सूत्र यूज करेंगे वो है हमारा समांतर क्रम के लिए, प्रतिरोधों के समांतर क्रम के लिए 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। यहाँ पे 18 ओम के जो प्रतिरोध है एक, उसको 3 बराबर भागों में काटा है। 3 बराबर भाग 6 ओम के हो जाएंगे, तो हम इसमें F1 6 प्लस F2 6 प्लस 1/6 हम यहाँ कॉमन ले लेंगे, ऊपर 1 प्लस 3 आ जाएगा जोड़, 3 से 6 2 बार कट जाएंगे, 3 कम 3 3 दूना 6। तो हमारा जो आंसर आया है वो 1/f बराबर 1/2, चूँकि f के सामने 2 दिया है, तो हमारा जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो हमारा होगा 2 ओम। तो इसका जो सही आंसर होगा, वो होगा 2 ओम, पहला वाला सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 44वें नंबर का। 44वें नंबर का प्रश्न है, एक धावक r त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ का 5 चक्कर लगाने में t सेकंड का समय लेता है। धावक की चाल पूछी जा रही है। वृत्ताकार पथ पर धावक चक्कर लगा रहा है, इस प्रकार जैसे 5 चक्कर वो लगाता है वृत्ताकार पथ पर। तो एक चक्कर लगाने में
चली गई दूरी हम निकालते हैं। चाल, तो यहाँ पर देखें चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी वृत्ताकार, धावक है वो वृत्ताकार पथ पर दौड़ रहा है, वृत्ताकार पथ पर दौड़ रहा है, तो वृत्त का जो परिधि है इसको कहते हैं परिधि। तो जो दूरी है वो पूरा एक चक्कर लगाने में वृत्त की परिधि को कंप्लीट करता है। तो इसका जो दूरी आएगी धावक की वो आएगी 2πr, क्योंकि वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr समय t। यह एक चक्कर लगाने में चाल है, जबकि वो 5 चक्कर लगाने में चाल पूछ रहा है। तो 5 चक्कर लगाने में जो चाल होगी उसको कोड़े 5, 5 दूनी 1 चक्कर लगाने में जो हमारी चाल है वो आई है 2πr/t। 5 चक्कर लगाने में 5 का गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10, 10πr/t। तो हमारा आंसर हो जाएगा, दूसरे नंबर का सही आंसर हो जाएगा 10πr/t। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 45वें नंबर का। कोई पिंड एक समान चाल से गतिशील है तथा वह पहले सेकंड में 50 मीटर की दूरी तय करता है। पिंड द्वारा 5वें सेकंड के अंत तक तय की गई कुल दूरी कितनी होगी तय कर रहा है। तो 5वें सेकंड में दूरी पूछी है 50 × 5, तो सीधा हो जाएगा इसका 250 मीटर आंसर। तो इसका जो प्रश्न नंबर 45वें का आंसर है वो 4वें नंबर का सही होगा 250 मीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 46वें नंबर का। किसी दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार के समान एवं उल्टा है दर्पण है। पहला है केवल समतल, दूसरा केवल अवतल, तीसरा केवल उत्तल, चौथा अवतल तथा उत्तल। देखिए समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु के आकार के बराबर और वस्तु के आकार के बराबर बनता है, सीधा बनता है। दूसरा इसमें दिया है केवल अवतल, तो अवतल दर्पण द्वारा जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वो वस्तु से छोटे, वस्तु के आकार के बराबर, वस्तु से बड़े भी होते हैं और इसके द्वारा जो बने हुए प्रतिबिंब होते हैं वो उल्टे होते हैं। तो इसका जो उत्तर है वो दूसरा वाला सही है, केवल अवतल। अगला 47वां प्रश्न है। एल लंबाई तथा ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले किसी चालक का प्रतिरोध R है। इस चालक के पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता ओम को व्यक्त किया जा सकता है। यह प्रतिरोधकता का सूत्र रो है, इसको याद कर लीजिए। इसका जो सूत्र होता है रो =RA/L। तो प्रश्न नंबर 47वें का जो आंसर 4वें नंबर का सही है RA/L। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 48वें नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित में से जड़त्व के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला है सभी वस्तुओं का जड़त्व समान होता है। दूसरा वस्तु जितनी भारी है उसका जड़त्व उतना ही कम होता है। तीसरा है वस्तु जितनी हल्की है उसका जड़त्व उतना ही अधिक होता है। चौथा वस्तु जितनी भारी है उसका जड़त्व उतना ही अधिक होता है। तो प्रश्न नंबर जो 48 है उसका 4वें नंबर का आंसर बिल्कुल सही है। वस्तु जितनी भारी है उसका जड़त्व उतना ही अधिक होगा। अगला प्रश्न देखिए 49वें नंबर का। निम्न सारणी 4 वस्तुएं A, B, C तथा D द्वारा प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ सेकंड में तय की गई दूरियां निम्न सारणी में दी गई हैं। इसमें देखें हम सारणी में तो पूछ रहा है कौन सी वस्तु एक समान गति में है। पहला A, दूसरा B, तीसरा C, चौथा D। देखिए सारणी में क्लियर दिख रहा है। C वाले ऑप्शन में पहले सेकंड में भी 10 मीटर दूरी तय हो रही है, दूसरे में भी 10, तीसरे सेकंड में भी 10 मीटर दूरी तय कर रहा है, चौथे में भी 10 मीटर से दूरी तय कर रहा है। तो C ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें तय की गई दूरियां समान है। तो इसका जो आंसर है 49वें का वो तीसरे नंबर का सही है C।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 50वें नंबर का। 10 न्यूटन का कोई बल किसी वस्तु पर लगाया गया है। वस्तु बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित होती है। बल द्वारा किया गया कार्य है। देखिए इसका जो आंसर है वो सूत्र कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन W = F/d से सॉल्व होगा। यहाँ दिया है बल 10 न्यूटन का लग रहा है, विस्थापन 2 मीटर हो रहा है, तद्दूनी 20 कार्य जूल में नापा जाता है। तो इसका आंसर होगा प्रश्न नंबर 50वें का तीसरा 20 जूल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 51 नंबर का। कोई चालक चित्र में दर्शाए अनुसार कोई चालक AB चुंबक M के चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। इस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता। पहला दिया है विद्युत धारा प्रवाहित होने पर AB विस्थापित होता है। दूसरा है विद्युत धारा का मान बढ़ाने से AB का विस्थापन भी बढ़ता है। तीसरा दिया है AB के विस्थापन की दिशा फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम द्वारा ज्ञात की जा सकती है। चौथा है विद्युत धारा की दिशा विपरीत करने पर AB के विस्थापन की दिशा में विपरीत हो जाता है। देखिए ये जो चित्र दिया है वह विद्युत मोटर के सिद्धांत पर कार्य करता है और विद्युत मोटर का सिद्धांत फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर आधारित है। इसका जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो गलत ऑप्शन है। दक्षिण हस्त नियम द्वारा ज्ञात नहीं किया जा सकता है AB के विस्थापन की दिशा। तो इसका जो आंसर होगा वो तीसरे नंबर का सही होगा। चलिए 52 नंबर का प्रश्न देखते हैं। लकड़ी का एक गुटका जल में तैर रहा है। गुटके पर लगने वाला उत्प्लावक बल है। पहला है विस्थापित जल के द्रव्यमान के बराबर नीचे की ओर। दूसरा दिया है विस्थापित जल के द्रव्यमान के बराबर ऊपर की ओर। तीसरा दिया है विस्थापित जल के भार के बराबर नीचे की ओर। चौथा है विस्थापित जल के भार के बराबर ऊपर की ओर। देखिए जो उत्प्लावक बल होता है वह उत्प्लावक बल ऊपर की ओर लगता है और जो वस्तु है वो पानी में तैर रही है, उस वस्तु द्वारा जितना पानी हटाया जाता है उसके भार के बराबर लगता है बल और वो ऊपर की ओर लगता है। तो इसका जो उत्तर है वो 4वें नंबर का सही है, विस्थापित जल के भार के बराबर ऊपर की ओर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 53 नंबर का। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 2 वोल्ट है। 0.1 कूलाम का कोई आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है। इस प्रक्रम में किया गया कार्य है। इसके लिए जो सूत्र उपयोग होता है वो है V = W/Q। यहाँ पे V 2 वोल्ट दिया है, कार्य पूछा है, आवेश दिया है 0.1 कूलाम। कार्य हो जाएगा 2 गुणा 0.1 0.2 जूल। तो प्रश्न नंबर 53 का जो सही उत्तर है वो दूसरे नंबर का सही है, 0.2 जूल। अगला प्रश्न है 54वें नंबर का। किसी विद्युत परिपथ के लघुपतन में विद्युत धारा अकस्मात पहला दिया है कम हो जाती है क्योंकि विद्युत परिपथ छोटा हो जाता है। अधिक हो जाती है क्योंकि प्रवेश पिघल जाता है। तीसरा दिया अधिक हो जाती है क्योंकि विद्युत तन्मय तार उदासीन तार एक दूसरे के सीधे संपर्क में आ जाते हैं। चौथा अधिक हो जाता है क्योंकि उदासीन तार तथा भूसंपर्क तार एक दूसरे के सीधे संपर्क में आ जाते हैं। तो इसका जो
आंसर है वो तीसरे नंबर का सही है, अधिक हो जाती है क्योंकि विद्युत तन्मय तार उदासीन तार एक दूसरे के सीधे संपर्क में आ जाते हैं। देखिए लघु पतन में जब उदासीन तार और विद्युत तार दोनों आपस में मिल जाते हैं तो उस कंडीशन में आग लग जाती है तार में या चिंगारी उत्पन्न होती है। इसी अवस्था को हम लघु पतन कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 55वें नंबर का। क्रिकेट की किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका गया, निम्न में से कौन सा ग्राफ गेंद की स्थितिज ऊर्जा में इसकी ऊंचाई में वृद्धि के साथ परिवर्तन को सही दर्शाता है? ऑप्शन दिया है, पहला ए, दूसरा बी, तीसरा सी, चौथा डी। देखिए इसमें वो कह रहा है क्रिकेट की गेंद को जब ऊपर की ओर हम फेंकते हैं तो शुरुआती कंडीशन में जो गतिज ऊर्जा होती है वह गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा से अधिक होती है, स्थितिज ऊर्जा से अधिक होती है। लेकिन जैसे जैसे गेंद ऊपर की ओर जाती है, लेकिन जैसे जैसे गेंद ऊपर की ओर जाती है तो स्थितिज ऊर्जा हमारी बढ़ती जाती है और गतिज ऊर्जा का मान घटता जाता है। जब एक स्थिति पे आके जब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का मान दोनों का मान बराबर हो जाता है, दोनों का मान बराबर हो जाता है तो बस तू वहाँ पर रुक जाती है, कुछ समय के लिए रुक जाती है। और फिर जब स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ जाता है, गतिज का कम हो जाता है तो वस्तु नीचे की ओर गिरने लगती है। इस प्रश्न में केवल ऊंचाई में वृद्धि के साथ परिवर्तन को पूछा है, तो ऊंचाई में परिवर्तन के साथ पूछा है तो इस प्रकार से हमें लाइन प्राप्त होगी। यह वस्तु है, हमने इसको फेंका और धीरे धीरे इस कंडीशन पर जाके वो रुक जाएगी। इस हिसाब से इसका जो उत्तर है वो दूसरे नंबर का बी वाला सही है। अगला देखें प्रश्न नंबर 56वां। प्रकाश की कोई किरण वायु से जल में फिर जल से कांच में गमन करती है, किरण मुड़ जाती है। पहला है जल तथा कांच दोनों में अविलंब से दूर, दूसरा जल तथा कांच दोनों में अविलंब की ओर, तीसरा जल में अविलंब से दूर एवं कांच में अविलंब की ओर, चौथा जल में अविलंब की ओर एवं कांच में अविलंब से दूर। देखिए जब कोई किरण वायु से जल में और फिर जल से कांच में गमन करती है तो इस अवस्था में या इस गुण को हम अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। और जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यहाँ बात करें तो वायु एक विरल माध्यम है क्योंकि वायु के कण दूर दूर पाए जाते हैं, जबकि जल और कांच दोनों सघन माध्यम है क्योंकि इनके कण पास पास पाए जाते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसकी चाल बदल जाती है। घने माध्यम में जाने पर विरल माध्यम में चाल अधिक होती है, सघन माध्यम में कम होती है। जब चाल सघन माध्यम में कम होती है तो वस्तु है, ये ऊपर का माध्यम वायु है, नीचे माध्यम जल है। यह विरल माध्यम है, ऊपर वाला वायु के साथ जल का माध्यम सघन है। और जब कोई प्रकाश की किरण आती है वायु से जल में प्रवेश करती है, मतलब विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो वो अविलंब, ये जो अविलंब है, अविलंब, इसको अविलंब बोलते हैं। तो इस अविलंब की ओर झुक जाती है, इसलिए झुक जाती है क्योंकि वायु से जब जल में प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो उसकी चाल कम हो जाती है। दूसरा इसमें दिया है कि जल से कांच में, जल की अपेक्षा कांच और घना माध्यम है, तो जैसे ही जल से प्रकाश की किरण कांच में जाएगी अवलंब की ओर झुक जाएगी। दोनों ही कंडीशन में वह अवलंब की ओर झुक जाएगी। तो इसका जो सही आंसर है वो दूसरा वाला सही है। जल तथा कांच दोनों में अवलंब की ओर झुक जाएगी, अवलंब की ओर हो जाएगी।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 57वें नंबर का। प्रश्न है किसी समतल सतह पर कोई ध्वनि तरंग ए ओ बिंदुओं पर चित्र में दर्शाए अनुसार आपतित है। यह तरंग ओ बी के अनुदिश परावर्तित होती है। चित्र में दर्शाए कोणों के बीच सही संबंध है। पहला दिया है कोण ए बराबर कोण 3, दूसरा है कोण 2 बराबर कोण 3, तीसरा है कोण 3 बराबर कोण 4, चौथा है कोण 2 बराबर कोण 4। तो देखिए ध्वनि या प्रकाश दोनों का ही परावर्तन होता है, दोनों के लिए एक ही नियम लागू होते हैं। प्रकाश की किरणों का नियम है जब प्रकाश परावर्तित होता है, प्रकाश के परावर्तन में जो नियम है वो पहला नियम है कि प्रकाश के आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। आपतित किरण और अवलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं और परावर्तित किरण और अवलंब के बीच जो कोण बनता है उसे परावर्तित कोण कहते हैं। तो इसमें जो उत्तर है वो दूसरा वाला बिल्कुल सही है। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का ही मान बराबर होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 58 है। चित्र में दर्शाए परपथ में धारा I का मान है। देखिए इसमें एक चित्र बना हुआ है, इसमें धारा I का मान हमें पूछा है और दो प्रतिरोध हमको दिए हैं 10 ओम के, जो दोनों ही समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। इन समांतर क्रम में जो प्रतिरोध जुड़े हुए हैं उनका हमको कुल प्रतिरोध निकालना होगा। चलिए कुल प्रतिरोध समांतर क्रम में निकालना सूत्र है दो प्रतिरोधों के लिए 1/F1 प्लस 1/F2 1/10 प्लस 1/10। 10 कॉमन ले लिया, 1 प्लस 2 तो से 10 कितनी बार कट गया, 5 बार कट गया तो 1/F बराबर आ गया अपना 1/5। F के सामने 5 आ गया तो इसका जो सही आंसर आ गया R बराबर, आंसर नहीं सही प्रतिरोध आ गया R बराबर 5 ओम। R मिल गया। बैटरी हमको, बैटरी जो है उस पर दिया है विभवांतर दिया है भी, वो दिया है हमें 2 वोल्ट। I का मान पूछा है। चलिए ओम के नियम से हम I का मान निकालेंगे तो ओम के नियम से V बराबर क्या होता है IR। V हमें दिया है 2, I का मान निकालना है R 5, I इक्वल टू हो जाएगा 2/5। 5 में 2 का भाग नहीं रहा जा रहा, पॉइंट रख के 0 रखेंगे, 5 चौक 20। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 58 का जो आंसर होगा हमारा वो होगा 4वें नंबर का 0.4 एम्पियर। I का मान पूछा है और धारा एम्पियर में नापी जाती है, एम्पियर को A से दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 59 देखते हैं। किसी गेंद को ऊंचाई से गिराया जाता है। गेंद द्वारा 4 सेकंड में चली गई दूरी G बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लीजिए। इसके लिए हम न्यूटन की गति के दूसरे नियम का समीकरण का उपयोग करेंगे। न्यूटन की गति के दूसरे नियम का समीकरण है S बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। चूँकि कोई गेंद ऊंचाई से गिराई जाती है, प्रारंभिक स्थिति से गिराई जाती है, उस समय वस्तु का जो वेग होता है, प्रारंभिक वेग होता है वो 0 होता है, इसलिए u की जगह 0 आएगा। u इंटू t समय 4 दिया है तो गुणा 4 प्लस 1/2 a त्वरण होता है यहाँ gt स्क्वायर मान लें अपन, यहाँ g पे a का मान 10, t दिया है अपन को 4, t पे स्क्वायर तो 4 पे स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा s बराबर s
S बराबर 0 × 4 प्लस 1/2 ई का मान 10 ई का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। तो S बराबर 0 का 4 से गुणा करेंगे 0 प्लस 1/2 10 4 पे उसका मतलब 4 × 4 16, तो उसे 16 8 बार कट गया, तो ये 0 प्लस बचा अपना कितना 10 × 8 10 × 8, तो इसका हो जाएगा 10 × 8 S बराबर 0 प्लस 10 × 8 80, 80 में 0 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 80 मीटर। तो दूरी आ गई अपनी 80 मीटर। 59वें नंबर का जो आंसर है वो हमारा दूसरे नंबर का सही है 80 मीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 60वें नंबर का। 3 खुरदरी पृष्ठों A, B तथा C पर बारी बारी से प्रारंभिक वेग 12 मीटर प्रति सेकंड से लुढ़काया जाता है। तीनों स्थितियों के वेग समय ग्राफ चित्र में दर्शाए गए हैं। पहला दिया है प्रत्येक पृष्ठ द्वारा लगाया गया बल समान है। दूसरा पृष्ठ A द्वारा लगाया गया बल अधिकतम है। तीसरा पृष्ठ B द्वारा लगाया गया बल अधिकतम है। चौथा पृष्ठ C द्वारा लगाया गया बल अधिकतम है। तो देखिए इसमें जो 60वें नंबर का प्रश्न है उसका उत्तर चौथा सही है। क्यों सही है? इसके लिए हम न्यूटन के सेकंड लॉ से फॉर्मूला F बराबर ma लेंगे। F बराबर ma, ये यहाँ पे त्वरण है। त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय v बटे t। तो हमारा सूत्र हो जाएगा, एक ही जगह लिख सकते हैं अपन v बटे t, 1 बटे त्वरण, तो ये सूत्र हो जाएगा mv बटे t। यहाँ कंडीशन देखें अपन, 3 खुरदरी पृष्ठों पर A, B तथा C पर बारी बारी से प्रारंभिक वेग 12 मीटर प्रति सेकंड से लुढ़काया जाता है। तीनों स्थितियों के वेग समय ग्राफ दिए है। तो वस्तु एक ही है तो उसका m समान है, या m द्रव्यमान बदल नहीं रहा है। वेग भी समान है, v भी समान है, 12 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से लुढ़काया जा रहा है। तीनों A, B तथा C पर अलग अलग स्थितियों में। तो यहाँ पर जो बल है वो हमारा mv बटे t मतलब F समान व्युत्क्रमानुपाती 1/t। F बल समय के विपरीत है। अगर बल बढ़ेगा तो समय घटेगा, समय बढ़ेगा तो बल घटेगा। यहाँ पे तीनों ही ग्राफ में C वाले ग्राफ में समय कम हो रहा है। देखिए उसमें सवाल में कहा जा रहा है 3 खुरदरी पृष्ठों A, B तथा C पर बारी बारी से प्रारंभिक वेग 12 मीटर प्रति सेकंड से लुढ़काया जाता है। तीनों स्थितियों के वेग समय ग्राफ चित्र में दर्शाए गए हैं। वो कह रहे हैं पृष्ठ C द्वारा कौन सी स्थिति में बल अधिकतम होगा। तीनों ही स्थिति में देखें अपन तो तीनों ही स्थिति में C वाली स्थिति में समय जो हमारा है वो कम है, 4 सेकंड दिया है। तो इस स्थिति में लगने वाला बल अधिकतम होगा। जब समय कम होगा तो बल अधिकतम होगा।